हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार जीएस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बहुत ही खास शख्स जेएनयू के सीनियर प्रोफेसर प्रदीप शिंदे सर से कोविड का सेंट्रल यूनिवर्सिटी और ओवरऑल हायर एजुकेशन पर क्या इम्पैक्ट रहा है, तो उसके बारे में सर से कुछ उनका इनपुट्स लेंगे इस पे। तो सबसे पहले सर हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। जैसे ब्रजेश ने कहा कि मेरा नाम आपको पता ही प्रदीप शिंदे और मैं यहाँ पे सिंस 2013 से पढ़ा रहा हूँ। सेंटर फॉर इंफॉर्मल सेक्टर लेवल स्टडीज सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ मैं। और पेपर सोशियोलॉजी, स्टेट, कास्ट, क्लास, ये मेरे एरियाज है जिसमें मुझे मेरा काम किया है। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो अब जैसा कि ये अभी सबसे रिलेवेंट अभी इशू है कि लॉकडाउन पीरियड में बच्चों को जितने भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, उसके बाद अभी जो भी इशू चल रहे हैं तो रीओपनिंग के लिए, तो सबसे पहले सर हम ये जानना चाहेंगे कि किस व्हाट टाइप ऑफ चैलेंजेस मतलब आपने टीचिंग में एज ए टीचर या एज ए प्रोफेसर आप लोगों ने टिल डेट ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड और अभी टिल डेट मतलब किस टाइप के चैलेंजेस आपने लोग फेस किए और उसके किस तरह आपने हैंडल किए। सबसे जरूरी बात यह है कि शिक्षा को काफी नुकसान हुआ है पैंडेमिक की वजह से। मैं कहूँगा पैंडेमिक की वजह से तो हर एक को तकलीफ ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हाउ दिस पैंडेमिक हैज बीन हैंडल्ड। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इश्यूज। पैंडेमिक, नेचुरल कैलेमिटीज, मैन मेड कैलेमिटीज हम लोग सालों साल देखते हैं, लेकिन उसका जो सिविरिटी है, उसका जो इम्पैक्ट है, वो इम्पैक्ट कम करने की जो जिम्मेदारी है वो अपने सरकार की है, स्टेट गवर्नमेंट की एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट की। जिस तरह से पैंडेमिक को सरकार ने हैंडल किया है उससे तो लगता नहीं है कि इस पैंडेमिक को बहुत अच्छी तरह हैंडल किया है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से शिक्षा को नुकसान हुआ है, देखिए पैंडेमिक की वजह से तो हर एक आदमी परेशान है, लेकिन उसके परेशानी के बावजूद भी हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो शिक्षा है, उसकी जो परिस्थिति है, परिस्थिति काफी खराब है। तो एक अच्छा लीडर उसी को कहा जाएगा कि जिसने इन कठिन परिस्थितियों में देश की बागडोर बहुत बढ़िया तरह से संभाली हो। ये जो करंट रेजिम है उसकी तरफ देख के मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने इस पैंडेमिक को बहुत अच्छी तरह हैंडल किया है। सिचुएशन खराब है और शिक्षा की सिचुएशन तो इतनी खराब है। और सबसे जो ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं लोग, डिजिटल डिवाइड, इट हैज क्रिएटेड डिजिटल डिवाइड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एक बहुत बड़ा तबका जो हमारे समाज का है उसको शिक्षा जो जिस तरह से मिलनी चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं मिल रही। क्योंकि मेरी जो आई एम नॉट सेइंग आउट ऑफ by sitting in my office, I interact with students, I talk to my friends and teacher friends, colleagues, who teach in other universities and other states. So they have more or less same stories to share. That's एक तबके के स्टूडेंट जो है मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड के, उनको इस कोविड पैंडेमिक में जिस तरह की शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए थी सरकार ने नहीं की है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप नहीं है, एंड्रॉयड फोन्स नहीं है। एक तो फिर वो किसी दूसरे से बोरो करके वो यूज करते हैं। जहाँ पे भी जिसके पास भी फोन है या लैपटॉप है वो बड़ी मुश्किल से जो बिजली है वहाँ पे मिलती है। तो ये बहुत सारी समस्या है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है इन लोगों के लिए, स्टूडेंट्स हु कम फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड बैकग्राउंड, दे हैव स्मॉल हाउसेस, दे हैव some families have more than 2 to 3 फैमिली मेंबर्स। तो उसमें कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ जब उनको अटेंड करना होता है दिन भर में 8-9 घंटे की क्लास, मेरे ख्याल से ज़्यादा। तो ये जो इनसे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्होंने कॉन्स्टेंटली कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए ऑनलाइन क्लास टीचिंग पे, घर में बैठ के, और जितना जो भी है उनके पास व्हाटएवर इक्विपमेंट्स है, कंप्यूटर हो, तुम्हारा फ़ोन हो, तो उसमें ये चीज़ें अपने आप में काम नहीं करती हैं। कंप्यूटर कनेक्ट, तुम्हारे पास लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो या किसी एंड्रॉयड फ़ोन हो, उसके लिए बिजली होना, अच्छा बिजली का सप्लाई होना जरूरी है। लेकिन हमारे देश में ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पे बिजली नहीं है। तो हम लोग वहाँ के इस रीजन से जो लोग आते हैं, इस गाँव से या इस सिटीज टाउन से जो लोग आते हैं, जो स्लम्स में रहते हैं, और हमारे जेएनयू में ज़्यादा से ज़्यादा लड़के
students come from either small towns, small cities, from lower socio-economic background. तो उन लोगों को एक्सपेक्ट करना है कि तुम ऑनलाइन क्लासेस रेगुलरली अटेंड करो, तो मेरे ख्याल से ये उनके साथ एक भद्दा मजाक होगा। तो ये मैं कहना चाहूँगा। और जहाँ तक शिक्षा, मैं समझता हूँ कि पैंडेमिक ने हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस खड़े किए थे, लेकिन उन चैलेंजेस को निपटने के लिए एक पॉलिटिकल विजन होना चाहिए। वो विजन मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ खोलो, क्लासरूम टीचिंग शुरू करो। कर्नाटका में कल परसों की बात है, स्कूल शुरू हो गए, तो हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को हम ऐसे क्यों बच्चों के से ट्रीट करते हैं कि ये लोग रेसिडेंशियल कैंपसेस, फॉर एग्जांपल JNU is one of them. There are many central universities having residential campuses in the country. Should be open and let the students come back and sit in the classroom. They should also be responsible for themselves. Of course they are. I'm not saying they are not. So, but the government should show confidence in the young generation, especially those who study in central and state universities, residential campuses. So, उनको तो गवर्नमेंट ने उनको यूनिवर्सिटीज खुला करने की जरूरत है, और एक मैसेज आएगा उससे कि भाई देखो, यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन को बढ़िया तरह से जानती है कि इस पैंडेमिक में उनको कैसे शिक्षा लेनी है। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो अभी सर ने 4-5 बातें बताई। सबसे पहले सर ने डिजिटल डिवाइड की बात की। दूसरी बात सर ने बताया कि सर का बस ऑफिस में बैठ के बुक्स के बीच में समय नहीं बीतता है। सर वन ऑफ द स्टूडेंट्स के मोस्ट फेवरेट टीचर्स हैं, और ये आप आज के टॉक शो में भी देख सकते हैं कि सर को जैसे मैंने बताया था कि मुझे कोविड का इम्पैक्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर क्या है, और JNU पे स्पेशली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, तो इस पे क्या पड़ा है, तो सर ने तुरंत टॉक शो के लिए कर दिया। उसके बाद हम लोग यहीं आके मुझे पता चला कि प्रोफेसर्स चाय के लिए भी, नाश्ता के लिए भी पूछते हैं। तो इससे पहले हमने BHU में भी पढ़ा और भी अदर यूनिवर्सिटी में, तो इतना फ्रेंडली इन्वायरमेंट में यहाँ के प्रोफेसर पढ़ाते हैं। तो और इन्होंने स्टूडेंट्स के जो रियल प्रॉब्लम है उसके बारे में अभी, जैसा कि पूरा डिटेल में, जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि फैमिली बड़ी होना, उसकी वजह से जो रियल प्रॉब्लम आता है, उसी तरह और भी जो चैलेंजेस है उसे किस तरह टेकल। और इसी के साथ सर ने अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट रेजिम को भी संदेश देने की कोशिश की, किस तरह पॉलिटिकल विजन की कमी की वजह से यहाँ यूनिवर्सिटी के साथ आज अपने हायर एजुकेशन से अभी वंचित हो रहे हैं। किस तरह अभी कर्नाटक में, जैसे स्टेट का एग्जांपल दिया सर ने, कि वहाँ स्कूली बच्चों के लिए स्कूल ओपन किया जा चुका है, लेकिन जबकि ऑलमोस्ट बहुत सारे यंग अब वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, उसके बाद भी रीओपन करने में अभी सरकार आनाकानी कर रही है। तो इसके बाद सर जैसे कि हमेशा स्टूडेंट्स के बीच में रहते हैं, स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते रहते हैं, तो मैं सर ये जानना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा मेजर क्या कंप्लेंट्स ड्यूरिंग लॉकडाउन या अभी स्टूडेंट्स के आपके पास आते थे, और आप उसे किस तरह मतलब हैंडल करते थे? सबसे बड़ी कंप्लेंट तो यह है कि स्टूडेंट्स की कंप्लेंट तो ये है कि वो जो नेटवर्क कनेक्शन होता है, नेटवर्क जो होता है तुम्हारे इंटरनेट का, वो ठीक से काम नहीं करता है। कितनी बार जब हम लोग पढ़ाते हैं तो उसमें फटाक से कोई स्टूडेंट्स का कनेक्शन कट हो जाएगा, तो ये मतलब हर 10-15 मिनट के बाद होता है। तो ये जो स्टूडेंट्स की समस्या है, इसको कैसे हैंडल करें, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इस पे सोच विचार करना चाहिए सरकार ने और यूनिवर्सिटीज ने भी। यूनिवर्सिटीज और ऑटोनॉमस प्लेसेस, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन, सो ऑटोनॉमी के तहत वाइस चांसलर जो है हमारी यूनिवर्सिटीज के देश में हर एक कोने में, उन्होंने कुछ डिसाइड करना चाहिए कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए या तो फिर आप ऐसी व्यवस्था करें कि उनके लिए ऑनलाइन एजुकेशन की काफ़ी बढ़िया व्यवस्था हो। उनको एक तो फिर आप उनको कैंपस में आने दीजिए, क्योंकि इन लोगों के पास पैसे नहीं है और कई भाड़े से उनको कुछ रहना है यूनिवर्सिटी के आसपास, तो वो भी संभव नहीं है क्योंकि ये गरीब तबके के स्टूडेंट्स हैं। गरीब तबके के क्या, इवन मिडिल क्लास स्टूडेंट्स आल्सो कांट अफोर्ड टू स्पेंड ऑन मंथली रेंट। तो इनके लिए सबसे मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी ने अपने हॉस्टल्स खोल देने चाहिए, उनको अलाउ करना चाहिए। जिन लोगों के पास ये इंटरनेट कनेक्शन है बढ़िया तरह, जो अपने घर पे रह के एक्सेस कर सकते हैं, उनको वहाँ पे उनको घर पे रहने दो, उनको ऑनलाइन एक्सेस करने दो। लेकिन जो गरीब तबके के स्टूडेंट्स हैं, जो लोअर मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए
यूनिवर्सिटी ने अपने हॉस्टल्स खोल के उनको आने देना चाहिए एंड दे शुड दे शुड बी एबल टू एक्सेस ऑनलाइन एजुकेशन। तो ये मेरे ख्याल से एक उपाय मेरे पास है। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो सर ने अभी किस तरह बहुत ही सिंपल वे में अभी रीओपनिंग का क्या किस तरह से जाओ तो फेज मैनर में स्टार्ट करना चाहिए उसके बारे में बताया। तो यूनिवर्सिटी प्रशासन को या एडमिन को या बीसी को या जो भी इस सेक्टर में जुड़े हुए लोग हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो वैसे प्रोफेसर जो स्टूडेंट से के रेगुलर कॉन्टेक्ट में रहते हैं, टच में रहते हैं, तो ऐसे प्रोफेसर से ऐसे टीचरों से उन्हें इनपुट्स लेना चाहिए रीओपनिंग में किस तरह रीओपनिंग करवाया जाए। तो क्योंकि ऐसे प्रोफेसरों के पास एक रियल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होता है। तो जैसे अभी सर ने सिंपल वे में बताया कि किस तरह जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं जो रेंट पे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, डिजिटल डिवाइड की वजह से इंटरनेट कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जो बेसिक फैसिलिटी जिनके पास नहीं है, उनके लिए रेसिडेंस फैसिलिटी रीओपन कर देना चाहिए। तो इस तरह के इनपुट सिंपल और अपने जो भी रिसोर्सेज यूनिवर्सिटी के पास हैं, इतने काबिल प्रोफेसर हैं जो रेगुलर कोविड के ड्यूरेशन में भी रेगुलर स्टूडेंट्स के टच में रहते हैं, तो उनसे इनपुट लेके सारा पॉलिसी बनाना चाहिए और उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो ताकि जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन के स्टूडेंट्स अभी सफर कर रहे हैं उनका कुछ कम हो। तो सर अब हम जानना चाहेंगे इस पूरे लॉकडाउन पीरियड में और पीरियड में तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा आप लोग का पढ़ाने का, या फिर किस तरह मतलब या ट्रॉमा या किस तरह वो एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। एक्सपीरियंस तो मैंने बोला कि मतलब एक्सपीरियंस तो खराब था ही, लेकिन उसकी वजह से हम लोगों ने हमारे स्टूडेंट्स की जो समस्या है उनको हमने सुना, फोन करके उनको पढ़ाया। हर शाम को 1 घंटे या 1-2 घंटे जैसे भी फोन पे संभव था वैसे हमने पढ़ाया। आपको हमारे स्टूडेंट्स बोलेंगे तो ये हमारी तरफ से जितनी कोशिश हो सके हमने वो किया। अभी ऑनलाइन कुछ आर्टिकल्स आपको उनको देना है पढ़ने के लिए, तो वो ऑनलाइन आर्टिकल्स, जर्नल आर्टिकल्स स्पेशली काफ़ी लंबे होते हैं, या फिर कोई बुक्स में चैप्टर जो होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं, तो उसको उसी टॉपिक पे जो शॉर्ट आर्टिकल्स रहते हैं 5-6 पेजेस के, जैसे PW में आते हैं या दूसरे जर्नल्स में हैं, तो उनको ढूंढ के उनके लिए उनको मतलब कैसे सुविधाएं उनको प्रोवाइड करें, ये हमने किया। तो क्योंकि देखो यू कांट एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स टू रीड articles from very voluminous books, so and you not really expect students to, when those especially who are staying in small towns and cities and villages where you don't have access to library, and during pandemic everything was shut, तो फिर जितना हो सके उतना मोबाइल फोन पे मैसेज के थ्रू उनको लिख के हम लोग भेजते थे, आंसर्स बोलते थे, आंसर्स इन द सेंस कि आपको ये जो टॉपिक पढ़ाना है उस टॉपिक में उनको बोलते थे, फिर उनको कहते थे कि ये इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो इस तरह से हमने सिखाया, जिस जैसे मतलब देखो वो मेन मुद्दा ये था कि स्टूडेंट्स ने कहीं कॉपी करके या फिर चीटिंग करके लिखना नहीं चाहिए। वो एक, क्योंकि देखो आपको अभी इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट वी एजुकेशन स्टैंडर्ड दैट वी एक्सपेक्ट आवरसेल्व्स टू मेंटेन। लेकिन देखिए ऑनलाइन पे मतलब स्टूडेंट्स को बोलना कि भाई ये आर्टिकल पढ़ो या फिर ये बुक से पढ़ो, आई थिंक यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच। तो स्टूडेंट्स भी क्या होता है ना, इसका एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वो फिर कोई वेबसाइट से पढ़ के लिखते हैं। तो देखो टाइम ही ऐसा था कि लोगों ने लिखा, उठा के कई वेबसाइट से लिखा, तो हमने उनको बोला कि ये मत करो, कि पॉसिबली जितना हो सके, जितना टाइम तुम कंप्यूटर पे कोई वेबसाइट से पढ़ रहे हो उसको वो आंसर, उसके बजाय आप लोग जर्नल आर्टिकल्स पढ़ो, थोड़ा टाइम समय ज़्यादा लगेगा लेकिन आपको एक क्वालिटी शिक्षा मिलेगी। ये उसके पीछे हमारा मकसद था। और फिर फ़ोन पे स्टूडेंट्स को बोला था कि भाई फ़ोन करो, और फिर मेरी तरफ से, हमारी तरफ से हम फ़ोन करते थे, उनको पढ़ाते थे, जो भी समस्याएं थी उनका हम निराकरण करते थे। तो बस ऐसे ही चलता रहा, लेकिन उससे ज़्यादा थोड़ा बहुत हेल्प हुआ स्टूडेंट को, लेकिन जिस तरह से क्लासरूम टीचिंग करनी चाहिए, होना चाहिए, वो नहीं होता है। There is a huge difference between classroom teaching and online teaching. So online teaching is not helping. I reiterate, एक मैं फिर से बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को वैक्सीन दे दो, जो लोग आ रहे हैं उनको वैक्सीन प्रोवाइड करो यूनिवर्सिटी में, उनके लिए एक स्पेशल प्रोविजन करो कि भाई आप लोग यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो हम आपको प्रायोरिटी बेसिस पे वैक्सीन देंगे। गवर्नमेंट ने, हर स्टेट गवर्नमेंट ने
ये करना चाहिए. सेंट्रल गवर्नमेंट शुड एंश्योर दैट द स्टूडेंट्स आर वैक्सीनेटेड बिफोर दे कम टू द यूनिवर्सिटीज. ओके, थैंक यू सो मच सर. तो अभी हमारा नेक्स्ट सवाल यही होने वाला था कि अभी गवर्नमेंट को कौन से स्टेप या स्ट्रेटजी आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि रीओपनिंग के लिए. उसके लिए सर ने अभी कंटिन्यूसली 2-3 इनपुट्स दिए. तो अभी सर ने किस तरह अपना एक्सपीरियंस पूरा बताया कि पर्सनली फोन कॉल के थ्रू स्टूडेंट को समझाना, फिर किस तरह ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से एजुकेशन की क्वालिटी में गिरावट आई है. लोग नॉर्मल जो भी वेबसाइट होते हैं जर्नल्स के सिवाय नॉर्मल जहां से डायरेक्ट आंसर मिलते हैं, या नॉर्मल जो वेबसाइट जो कि एक्सपर्ट्स के द्वारा नहीं चलाया जाता है, नॉर्मल लेमैन या कोई स्टूडेंट चलाते हैं, तो उस टाइप के साइट से डायरेक्ट आंसर कॉपी करके जिसे लेते हैं, उससे एक शिक्षा में गिरावट आई. तो उसकी वजह से उसको किस तरह सर ने अपना पर्सनली एक्स्ट्रा टाइम देके उसे टेकल किया, तो अपना अनुभव सर ने हमें अभी बताया. तो उसके बाद सर और भी कुछ स्ट्रेटजी आप गवर्नमेंट को सजेस्ट करना चाहेंगे इस पर? सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी, इट्स नॉट अ स्ट्रैटेजी बट दिस इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन, जल्दी से जल्दी यूनिवर्सिटी खोलो, स्टूडेंट्स को आने दो और प्रायोरिटी बेसिस पे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको वैक्सीन दो. दे आर नॉट टेकन बोथ जॉब्स येट. ये सबसे बड़ी जरूरी बात है. और मैं देखिए हमारे हर यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एज वेल एज स्टेट यूनिवर्सिटी में हेल्थ सेंटर होता है. तो हेल्थ सेंटर को वेल इक्विप्ड करके यूनिवर्सिटीज खोलना चाहिए. जितना भी हो सके उतना उतनी मदद हेल्थ सेंटर्स प्रोवाइड करें. वहाँ के जो लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करके यूनिवर्सिटी में शिक्षा शुरू होनी चाहिए. क्योंकि क्या है, कुछ देखो कर सकते हैं हम लोग नाउ. देश के हर एक मतलब बहुत सारे कोने में बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम किए, तो हजारों लोग वहाँ पे आए हुए थे. तो इन कार्यक्रम को गवर्नमेंट आराम से परमिशन दे सकती है, लेकिन यूनिवर्सिटीज में खोलने के लिए क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? स्टूडेंट्स तो बिल्कुल पढ़े लिखे होते हैं, उनको पता है कैसे डील करना है. बड़ी बड़ी पॉलिटिकल रैलीज पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं, तो उनको अलाउ कर रहे हैं हम लोग. लेकिन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को या कॉलेज स्टूडेंट्स को क्यों नहीं अलाउ कर रहे कॉलेज में जाने के लिए? उनके ऊपर एक कॉन्फिडेंस दिखाइए कि देखो आप लोग सक्षम है इसको हैंडल करने के लिए, यदि आपने दोनों वैक्सीन लिया हुआ है. इसे मतलब गवर्नमेंट ने खुद इस प्रकार की समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए प्रयास करना चाहिए. आई एम श्योर गवर्नमेंट इज ट्राइंग, बट आई थिंक दीज एफर्ट्स आर समवेयर हैव नॉट बीन वेरी फ्रूटफुल, आई सपोज. तो so education minister, vice chancellors, I mean people who are in a very responsible position should start interacting with students, ask them as to how to deal with this problem of online divide, online education, the problems that are created by online education. Unless and until you talk to students, you talk to your colleagues, university life is not going to be normal. So vice chancellor should make extra efforts. Teachers also should continue to interact with their students and come out with solutions right to the university administration, and then university administration should convey these grievances or these problems being faced by students to the education ministry. ओके, थैंक यू सो मच सर. तो अभी सर ने बहुत ही लेजिटिमेट और जेन्युइन कुछ सवाल रेज किए हैं, तो उसके बारे में आपको सोचना चाहिए और गवर्नमेंट से ये सवाल करना चाहिए और सोशल मीडिया पे आपको लिखना चाहिए कि किस तरह डिफरेंट सारे फंक्शंस और हर चीज हो रहा है, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी रीओपन करने में समस्या आ रही है. उसके बाद सर ने कुछ और डिसेंट्रलाइज मतलब वे में किस तरह गवर्नमेंट को स्टेप बाय स्टेप जितने भी बॉडी हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए, चाहे वो VC के स्तर पे हो, चाहे एकेडमिक स्तर पर जो भी डिपार्टमेंट डीन जो भी है, उसके बाद किस तरह एजुकेशन मिनिस्टर को एक ओवरऑल स्टेप बाय स्टेप पॉलिसी बना के इस चीज को करना चाहिए. उसके बाद सर हम ये अभी जैसा क्या बता रहे थे कि ऑनलाइन एजुकेशन ऑफलाइन एजुकेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस, तो इसमें सर हम ये जानना चाहेंगे, जैसे सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये माना जाता है कि यूनिवर्सिटी है सोशल स्पेस है, तो किस तरह ये ऑनलाइन एजुकेशन उस स्पेस को रेस्ट्रिक्ट करता है या किस तरह ये इसका क्या इम्पैक्ट रहा उसके बारे में? बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने ब्रिजेश. सी यूनिवर्सिटी जो है खाली क्लासरूम एजुकेशन इज नॉट द ओनली वे ऑफ एजुकेटिंग पीपल. वो तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेस क्लासरूम एजुकेशन, लेकिन उसके बियॉन्ड जो है स्टूडेंट जब रेसिडेंशियल कैंपस में रहते हैं, जब कॉलेजेस में आते हैं, तो वो जो
जो इंटरेक्शन होता है उनके बीच में अलग अलग इश्यूज पे, पॉलिटिकल इश्यूज पे, इकोनॉमिक इश्यूज पे, सोशल इश्यूज पे, तो वो जो स्पेस यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है वो स्पेस हैज बीन सीरियसली curtailed बाय दिस डिजिटल एजुकेशन। तो अलग अलग प्रकार की मतलब क्या जेएनयू कैंपस में दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी मोर और लेस यही सिचुएशन होगा कि जब स्टूडेंट्स इकट्ठा आते हैं क्लासरूम के बाद, वो दे गो टू कैफेटेरियाज या फिर बैठ के कई बात करते हैं, तो उस समय में जो उनके बीच में जो बातचीत होती है अलग अलग इश्यूज पे, इश्यूज ऑफ सोशल इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस, सोशल कंसर्न्स, ये बातचीत बंद हो गई। तो दिस इज अ वेरी बिग लॉस फॉर यूनिवर्सिटी, नॉट ओनली फॉर यूनिवर्सिटी कम्युनिटी बट फॉर people in general, and universities are provide you spaces with of great significance where you can freely exchange your ideas, views on various aspects of whatever is happening in your country। तो वो एकदम बंद हो गया है, तो वो मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ा लॉस है। तो क्लासरूम के बाहर जो इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के बीच में होता है वो काफी जरूरी है, तो वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा लॉस है, अपार्ट फ्रॉम दिस ऑन व्हाटएवर प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स फेस व्हाइल एक्सेसिंग ऑनलाइन एजुकेशन। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो सर ने अभी बताया कि किस तरह स्टूडेंट के अमंग जो इंटरेक्शन होता था वो सबसे बड़ा लॉस है, और वो उसे कवर अप करना का कोई साधन भी ऑनलाइन माध्यम में अभी तक तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा। तो सर अब हम अपने टॉक शो के इंटरव्यू के एकदम लास्ट चरण में हैं। तो अब जैसे कि लॉकडाउन पीरियड खत्म हो चुका है, तो अब कोविड भी ऑलमोस्ट अभी लोग मान के चल रहे हैं कि अभी मिनिमम स्तर पर, तो अब स्टूडेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो जो भी लॉस उन्हें ड्यूरिंग लॉकडाउन में चाहे कोविड के टाइम में हुआ, तो उससे अभी कैसे बाहर निकले, और अब जो भी डिप्रेशन या जो भी उन्हें परेशानी था, तो अभी वो फिर से ट्रैक पे आके अपने एजुकेशन को किस तरह मेंटेन करें? देखिए, ये कोविड पैंडेमिक अब तक खत्म नहीं हुआ है, वो सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी मेरे ख्याल से। तो काफी उसका केसेस कम हो गए काफी, तो इसका मतलब नहीं कि अब तक वो खत्म हो गया है, क्योंकि यूरोप में अभी भी केसेस आ रहे हैं, कई जगह पे बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने सतर्कता बरतनी चाहिए, और वी शुड कंटिन्यू टू यूज मास्क। जहाँ पे आप लोग कोई मतलब पहचान वाले लोग हैं वहाँ पे थोड़ा अलग हो सकता है कि सिंस यू नो दैट पर्सन सो यू डोंट हैव टू वेयर मास्क, बट लेकिन फिर भी मास्क पहनना चाहिए, और अपना खुद का ख्याल रखें। जितनी बार हो सके, इफ यू गो टू न्यू प्लेस, हाथ धोने चाहिए। मैं बेसिकली शुड मेंटेन दी कोविड प्रोटोकॉल्स, देयर शुड नॉट बी एनी कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, एंड प्लीज एवरीवन शुड कंटिन्यू टू वेयर मास्क। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे नहीं होना चाहिए कि केसेस कम हो गए कि कोविड खत्म हो गया। हो सकता है केसेस काफी कम हो गई है, लेकिन कुछ जगह पे अभी भी केसेस आ रही है, तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए, वो सबसे जरूरी बात है। तो जब पूरा ये पैंडेमिक खत्म हो जाए तो तब की बात है, अब तक तो वैसा कुछ दिख नहीं रहा है, बिकॉज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री केसेस there are cases of COVID pandemic, तो हमारे देश में भी कई जगह पे है, लेकिन पहले as compared to the earlier phase, now cases have gone down a lot, but it doesn't mean that we should be lackadaisical in following COVID protocol. ओके, थैंक यू सो मच सर। तो सर लास्ट में सर ने कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग कोविड को लेके नहीं हो, इससे अपने बातों को रखा कि किस तरह अभी केसेस कम होने के बाद भी सारे प्रोटोकॉल्स को हमें फॉलो करना है, और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो थैंक यू सो मच सर हमें टाइम देने के लिए, और हमारे दर्शकों को सारी बात बताइए। यू वेलकम, थैंक यू।